हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देरी किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज हम लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। जीवन फेज करस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए। देखो, इन सब चीज़ों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा एक सर्कल बनाइए और इसमें G1 है G2 है इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, मतलब एक सर्कल बनाइए, उसमें जैसे इस तरीके से यही बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके से सर्कल बनाइए, यहाँ G1 लिख दिए, S और G2 और M। तो ये थ्योरेटिकल पॉइंट को आप इस फिगर से ही बता देंगे पूरा सब कुछ। देखो अब उसको रटने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि G1 फेज करस्पॉन्डेड टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम जानते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जीएन फेज जो है किस किस के बीच की है, माइटोसिस और एस फेज की। तो देखो इसमें रटने की कौन सी जरूरत है। देखो ये पूरा माइटोसिस है, एम फेज है और ये एस फेज है, तो इसके बीच ही तो आ रहा है जीवन। तो हम अब अगर हमको सीक्वेंस पता होगा G1 एस G2 M, तो एस फेज मतलब डीएनए रेप्लिकेशन और एम फेज इसके इन दो के बीच में ही तो आ रही है जीवन। तो सिंपल सी बात है, बस फिगर आपको पता हो वहीं से आप देख लें, रटने की जरूरत नहीं इस बात को। ड्यूरिंग G1 फेज दिस सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये ध्यान रखें कि मेटाबॉलिकली एक्टिव G1 फेज के दौरान रहती है सेल। ठीक है, एंड कंटिन्यूसली ग्रो, लगातार ग्रो करती रहती है। ठीक, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। हम जानते हैं जीवन में थोड़ी डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, कहाँ होता है, एस फेज में। एस और सिंथेसिस फेज मार्क द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। कौन सी होती है, एस फेज होती है, जिसके दौरान डीएनए का बनना या फिर उसका डीएनए का रेप्लिकेशन मतलब उसका डुप्लीकेशन होता है, डबल होता है, टेक्स प्लेस। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल, पर सेल कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डेनोटेड एज 2C। उसने मान लिया है कि जैसे अगर इनिशियल अमाउंट 2C है, 2C कोई अमाउंट मान लिया उन्होंने, देन इट इंक्रीज टू 4C, मतलब डबल ही तो होगा, 2C का डबल कितना होगा, 4C। 2C इंटू 2 मतलब 4C। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। स्पेशल बात यह है, क्रोमोसोम के नंबर में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता है, नंबर नहीं बढ़ता है, केवल अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ता है। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1, यदि G1 में जो है डिप्लॉयड है सेल या फिर 2n नंबर रख रही है क्रोमोसोम का एट G1 में, तो इवन आफ्टर एस फेज, तो एस फेज के बाद भी G1 का क्या मतलब हुआ, एस फेज से पहले वाली। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर एस फेज से पहले डिप्लॉयड है मतलब 2n नंबर रख रही है, तो इवन आफ्टर एस फेज, तो एस फेज के बाद भी मतलब डुप्लीकेशन होने के बाद भी, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होने के बाद भी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, दैट इज 2n, मतलब डिप्लॉयड ही रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ी बढ़ते हैं। In animal cells during the S phase, DNA replication begins in the nucleus. अब ये कह रहा है कि एनिमल सेल में ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस फेज में ही होगा, चाहे वो एनिमल सेल चाहे प्लांट सेल हो। लेकिन ये बात क्यों कही है, एंड आप देखो समझ में आएगा, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, इसलिए बोली थी क्योंकि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता नहीं है। ठीक है, तो एनिमल सेल में होता है, ज़्यादातर में तो नहीं होता है ना, तो ये कहते हैं कि नहीं होता है। ठीक, और जैसे क्वेश्चन आता है उसी हिसाब से हम आंसर देते हैं, आगे लाइन आएगी आपको बता दूंगा। एंड दी सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, और सेंट्रियोल कहाँ डुप्लीकेट कर रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कहना ये चाह रहे हैं कि एनिमल सेल में एस फेज में दो चीज़ें डुप्लीकेट कर रही होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर वो उसके, हाँ न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल, ये कहना चाह रहे हैं। जबकि प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल होता नहीं, तो वहाँ केवल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए डबल कर रहा होता है, मतलब रेप्लिकेट कर रहा होता है एस फेज के दौरान। अब क्या है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन ए प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये प्रोटीन्स को, इसको हिस्टोन प्रोटीन मत समझ लेना। ठीक है, इस प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन्स ऐसे करके जो प्रोटीन्स लिखा है तभी बताना कि प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसाइज होती है फॉर माइटोसिस के लिए। जो प्रोटीन चाहिए, कहने का मतलब ये है, वो प्रोटीन कहाँ जरूरत होती है, वो G2 में बनती है, ऐसे ध्यान रखें। देखो जस्ट अगले वाले फेज में जो चीज़ ज़रूरत होगी वो जनरली उससे जस्ट पहले वाले में ही बनेगी।
ठीक। अब माइटोसिस किसके बाद आती है, G1 के बाद, S के बाद, या G2 के बाद? तो G2 के जस्ट बाद आती है ना, मतलब जस्ट बाद की बात कर रहा हूँ, तो जस्ट बाद तो G2 के बाद आती है। तो G2 में ही वो चीज़ बन जाएगी जो कि माइटोसिस में ज़रूरत होगी। अब माइटोसिस के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो कहाँ बन जाती है, G2 में। हमेशा ध्यान रहेगा, मोटा मोटा यही केस चलता है कि जो चीज़ जिस फेज में ज़रूरत है उससे जस्ट पहले वाली में बनती है अक्सर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द G2 फेज क्या बोलेंगे, प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोफेसर। और माइटोसिस के लिए जो प्रोटीन की जरूरत होगी वो प्रोटीन कहाँ बनती है, G2 में। हिस्टोन प्रोटीन पूछा है तो वो एस फेज में ही बन जाती है, क्योंकि डीएनए के वैसे भी उसके ऊपर लेप्टा रहता है, तो डीएनए हिस्टोन भी वहीं बन जाते हैं, इसे ध्यान रखें। वाई सेल ग्रोथ कंटिन्यू, और सेल ग्रोथ तो लगातार ही चल रही है ना, पहले स्टार्टिंग में ही चैप्टर के बता चुके हैं कि भाई साइटोप्लाज्म ग्रोथ तो हमेशा होती रहती है। साइटोप्लाज्म ग्रोथ के टर्म में अगर ग्रोथ कही जाए तो हमेशा होती रहती है। तो या वो G1 है G2, सेल ग्रोथ तो हमेशा ही हो रही है, ठीक है। देखो ये मैंने लिख भी दिया है क्लियर करके। एस फेज में डीएनए बन गया, एंड इसके बाद वाले दैट है G2 में प्रोटीन, ऐसे ही याद रखें। या फिर इससे अच्छा तरीका जो अभी मैंने बताया था कि माइटोसिस में ज़रूरत पड़ेगी, तो माइटोसिस जस्ट पहले वाली में उसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ जाएगी जो माइटोसिस में ज़रूरत रिक्वायरमेंट हमको होने वाली उस प्रोटीन, जिस प्रोटीन की। बट हिस्टोन प्रोटीन तो एस फेज में ही बन गया था, सिंपल सी बात है, ठीक। G2 वैसे बना दिया बस, प्रोटीन में T आ रहा है, G2 में 2। लेकिन सबसे अच्छा तरीका भाई है जो मैंने बताया कि माइटोसिस में ज़रूरत पड़ रही तो जस्ट उससे पहले वाली में बन करके तैयार हो जाएगी। अब देखो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन पूछती है, इससे आपको थोड़ा सा अदर चैप्टर की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से 11th में सीक्वेंस दिया है उस हिसाब से ये क्वेश्चन सही पूछा उन्होंने कि इससे पहले चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्योंकि सेकंड यूनिट में जो चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो जो एनाटॉमी वगैरह वाला चैप्टर है, ठीक है, एनाटॉमी फ्लोरा प्लांट वगैरह, वहाँ से ये क्वेश्चन, वहाँ वो उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो ज़्यादातर बच्चे जो कह रहे थे कि कौन सा चैप्टर पहले स्टार्ट करें, इसलिए सेल साइकिल सेल डिवीजन मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो बाकी मैं बताता चलूँगा आपको, ठीक है। तो इसमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। ये कह रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर कैसे ग्रो करते हैं। देखिए यहाँ सेल ग्रोथ की बात चल रही है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा बाय माइटोटिक डिवीजन। ये सेल ग्रोथ की बात सिंपली चल रही है कि ग्रोथ कैसे करते हैं, तो सिंपल से माइटोटिक डिवीजन द्वारा करते हैं। अब पूछा डू ऑल सेल्स इन ए प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। अब ये कह रहे हैं कि हर समय और हर सेल डिवाइड करती है, तो इस बात का आंसर नो है, ठीक है। क्योंकि उस चैप्टर में आप पढ़ोगे एक मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, वो हर समय डिवाइड करती है। डू यू थिंक ऑल सेल्स कंटिन्यू टू डिवाइड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स तो वैसे भी सभी नहीं करती हैं। कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग सेल्स दैट डिवाइड ऑल देयर लाइफ इन द हायर प्लांट्स। हाँ बिल्कुल, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सब होते हैं। डू एनिमल्स हैव सिमिलर, ये हम उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। डू एनिमल्स हैव सिमिलर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नहीं, क्योंकि एनिमल्स में थोड़ी कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जाती है। तो इसका आंसर नो हो गया लास्ट वाले का, ठीक है। तो आगे जो इससे आगे पढ़ते हैं, देखो पहले ये पैरा कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं बाकी पीछे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो रह नहीं गया था। एक्स्ट्रा पॉइंट तो उसी से रिलेटेड जो कि सिंप्लीफाई कर दे आपकी एनसीईआरटी लैंग्वेज को। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स, एडल्ट एनिमल्स में कुछ कोशिकाएं डू नॉट अपीयर टू एक्सिबिट डिवीजन। मतलब एडल्ट एनिमल, जब एनिमल एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी दिखती हैं जो कि डिवीजन नहीं कर रही होती हैं। वो क्या क्या हैं, तो नई एनसीईआरटी में केवल हार्ट सेल दिया है, तो हार्ट सेल ही ध्यान रखें, सही ध्यान से। नई एनसीईआरटी में केवल हार्ट सेल लिखा है, तो नर्व सेल नहीं लिखा है, तो केवल हार्ट सेल ही ध्यान रखें कि कौन सी डिवाइड नहीं करती हैं एडल्ट में, तो केवल हार्ट सेल बोलना, ठीक है। एंड मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली। और बहुत सी ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि अवसर पड़ने पर जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से करती हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट। और जैसे कोई कोशिकाएं लॉस्ट हो गई तो उनको उनकी जगह आने के लिए तब डिवाइड करती हैं ज़रूरत के अनुसार। बिकॉज ऑफ इंजरी, या तो वो चोट लग जाने की वजह से जो लॉस्ट हो गई कोशिकाएं, या फिर सेल डेथ, या फिर सेल की डेथ ही हो गई। क्योंकि एक पर्टिकुलर सेल का एक लाइफ स्पान होता है। जैसे आरबीसी का हमारा कितना होता है 120 डेज, 120 डेज में एक आरबीसी
कि डेथ हो जाती है, तो दोबारा नहीं बनेंगी। दीज सेल्स दैट डोंट डिवाइड फर्दर। देखो यहाँ जो बात मैं बताना चाह रहा था जी नोट वाली वो आने वाली, इस पर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जो होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया था एनटीए वालों ने, ठीक है। दिस सेल डोंट डिवाइड फर्दर, दिस सेल डोंट डिवाइड फर्दर, कौन सी बात चल रही है कि जिनको डिवाइड नहीं करना है तो फर्दर एग्जिट जीवन फेज, तो जीवन फेज को एग्जिट कर जाती है, मतलब जीवन फेज को अगर एग्जिट नहीं करती तो मतलब जीवन को कंप्लीट करती, और जीवन को एक बार अगर कंप्लीट कर लिया तो एस फेज में चली जाती, मतलब पूरा उनका डिवाइड करी जाती सेल। जबकि इसको डिवाइड नहीं करता तो जीवन से तुरंत बाहर निकल आती है, ठीक है। टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, और एक इनएक्टिव स्टेज में चली जाती है, इसको बोलते हैं कॉल्ड क्वेश्चन स्टेज। क्वेश्चन स्टेज का मतलब होता है खामोश अवस्था, जी नोट ऑफ द सेल साइकिल, मतलब जीवन से बाहर निकल जाना, मतलब जीवन को पूरा ही ना करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। बट ध्यान से, जी नोट में पहुंचने से पहले जीवन में थी सेल, इस बात को भी नहीं जुटला जा सकता, ठीक है। मतलब जीवन में थी, जीवन को ऐसा नहीं कि जीवन में पहुंची नहीं थी, ठीक है। भले ही पार्शियल कंप्लीट किया था जीवन, जीवन क्यों ना थी वो, ठीक है, पार्शियली कंप्लीट क्यों ना किया था, ठीक है। जो है ठीक, तो इतना जो था मैंने समझा दिया आपको, ये ध्यान रहेगी अब आपको। सेल्स इन द स्टेज, इन दिस स्टेज मतलब जी नोट में क्या होता है, रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। देखो मेटाबॉलिकली एक्टिव हमेशा है, जी नोट में तो मेटाबॉलिकली एक्टिव कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लगता है कि खामोश अवस्था, यहाँ मेटाबॉलिक खत्म हो, अगर मेटाबॉलिज्म ही खत्म हो जाएगी यार तब तो डेड हो जाएगी ना, डेड सेल थोड़ी हो जाती है अगर वो क्वेश्चन स्टेज में पहुंच जाती है। तो मेटाबॉलिज्म तो चल रही है, मेटाबॉलिकली अब भी एक्टिव है, बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, लेकिन अब प्रोलिफरेट नहीं करती, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, जैसा ऐसा करने को जब तक ना कहा जाए, मतलब जब तक ऐसी रिक्वायरमेंट ना हो, कहने का मतलब ये है, डिपेंडिंग ऑन द, देखो लिखा है सब तो, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि रिक्वायरमेंट बता दिया था, जैसे इंजरी की वजह से अगर सेल लॉस्ट हो जा रही है या फिर सेल डेथ ही हो गई, उसका लाइफ स्पैन पूरा हो गया पर्टिकुलर सेल का, तब बनेंगी, तो इसी को रिक्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक। आगे देखो, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स, ये कह रहे हैं एनिमल्स में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल देखा जाता है डिप्लॉयड और वो भी सोमेटिक सेल्स में, ठीक है। हाउएवर देयर आर, सोमेटिक सेल्स का मतलब होता है जो जैसे गैमीट वगैरह, जैसे स्पर्म और एग वाली सेल को छोड़ करके जितनी भी बड़ी कोशिकाएं होती हैं सब सोमेटिक सेल्स में आ जाती हैं, गैमेटिक सेल्स को छोड़ करके, मतलब कह सकते हैं जैसे स्पर्मेटोगोनिया वगैरह को भी ले सकते हैं, वो गोनिया मतलब जितनी भी गैमेट फॉर्मेशन से रिलेटेड सेल्स हैं या गैमेट ही हैं उनको छोड़ करके बाकी सब सोमेटिक सेल्स कहे जाते हैं। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, फिर भी देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, ठीक है, फिर भी देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है टू दिस, वेयर हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। ये कह रहे हैं कि वैसे तो भाई डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि हैप्लॉइड में भी माइटोसिस हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल हनी, मेल हनी बीज, ठीक है, मेल हनी बीज, मेल हनी बीज ये ड्रोन होते हैं, ये हम जो है आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में, क्रोमोसोम नंबर वगैरह के बारे में कि क्यों ये ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हैप्लॉइड होते हैं ड्रोन, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, इसमें 3 टाइप के पाए जाते हैं, ड्रोन होते हैं, वो मेल हनी बीज होते हैं, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक, और एक क्या होते हैं, क्यून होती है, क्यून मतलब फीमेल, ठीक है, वो डिप्लॉयड होती है, तो इस तरीके से एक वर्कर बीज होते हैं, तो वहीं डिटेल में पढ़ेंगे। अगेंस्ट दिस इसके विपरीत, द प्लांट्स कैन शो माइटोसिस, प्लांट्स भी माइटोसिस शो कर सकते हैं, माइटोसिस डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल। तो प्लांट में जो होती है माइटोसिस वो तो जो डिप्लॉयड हैप्लॉइड दोनों में ही होती है, ठीक है, लेकिन मेल में हैप्लॉइड में होने का बस एक्सेप्शन के साथ एग्जाम्पल है, ठीक है।
अब देखो ये आगे लिखा हुआ है थोड़ा और भी डिटेल में। एंड सम लोअर प्लांट्स की जगह प्लांट को सेकंड प्रायोरिटी दे देना। दरअसल इसमें भी प्लांट्स नहीं कह सकते, सम लोअर प्लांट्स में होता है हैप्लॉइड में, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसा कि अभी एनसीईआरटी अब एनसीईआरटी इस बात को बोलेगी, देखो आगे तब मैं कंक्लूजन निकाल के आपको बता दूंगा, जैसा क्वेश्चन हो उस हिसाब से आंसर देना। भाई मैंने बोला है कि सम लोअर प्लांट्स की जगह प्लांट्स को सेकंड प्रायोरिटी देना, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सम लोअर प्लांट्स को देना, ठीक है। जो कि आगे लिखा हुआ है वो आपको मैं समझा दूंगा अच्छे से क्या कहना चाह रहा है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल, फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स चैप्टर 3, जब चैप्टर 3 में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब पढ़ेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई प्लांट स्पीसीज एंड स्टेजेस, तो ये कह रहे हैं कि उस प्लांट स्पीसीज को पहचानो और स्टेजेस को पहचानो एट विच माइटोसिस इज सीन एंड हैप्लॉइड सेल, जहाँ भी हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस देखी गई थी, ठीक। अब देखो यहाँ पर जो है ये जो क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी में, इसको देख लेते हैं। यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन ऑनियन रूट टिप सेल्स, ये कह रहे हैं कि आप स्टडी कर चुके हो, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। माइटोसिस ये अध्ययन करें कि आप माइटोसिस ऑनियन रूट टिप सेल, माइटोसिस तो होगी क्योंकि टिप सेल का एक सोमेटिक सेल से सिंपल सी बात है ग्रोथ कर रही होगी। इट हैज़ 16 क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना कि ये बता रहे हैं कि 60 क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं दरअसल ये, तो पहले बता रहे हैं कि 16 क्रोमोसोम है इन ईच सेल, तो ध्यान रखना 16 ही हैं, ठीक है। पहले जो है पुराने एनसीईआरटी में देखो मैं लिखा 2 = 60, सेकेंड एनसीईआरटी में भी 2 बराबर 32 ना होकर 16 कर दिया अब नई एनसीईआरटी में, ठीक है। तो डिप्लॉयड क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 16 होती है ऑनियन में, सोमेटिक सेल्स में, ठीक। इन ईच सेल कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज, वो कह रहे हैं G1 फेज में कितने क्रोमोसोम रहे होंगे, तो सिंपल सी बात है इतने ही तो रहे होंगे, ठीक है। आफ्टर एस फेज के बाद एंड आफ्टर एम फेज, क्योंकि एस फेज में डबल थोड़ी हो जाते हैं, आफ्टर एम फेज तो सब में 16 ही रहे होंगे, ठीक है। तो नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। आल्सो वाइट विल बी द DNA कंटेंट ऑफ द, अब DNA कंटेंट का पूछा है तब इम्पोर्टेंट है, ऑफ द सेल्स एट G1 में कितना रहा होगा। जैसे अगर G1 में हम 2C माने तो G1 आफ्टर एस फेज एंड एट G2, ठीक है। आफ्टर एस फेज का मतलब तो G2 है ना। इफ द कंटेंट आफ्टर एम फेज इज 2C, वो कह रहा है एम फेज के बाद अगर 2C हो तब G1 में कितना रहा होगा, तो G1 में तो 2C रहा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। G1 में तो 2C रहा होगा और आफ्टर एम पेज अगर 2C हो, और एस फेज या G2 में क्या रहा होगा, एस फेज में तो डबल हो गया होगा ना, 4C हो गया होगा। आफ्टर एस फेज पूछा जाए तो ठीक है, बात वही है क्योंकि एस कंप्लीट हो चुकी है ना, तभी तो डबल होगा पूरी तरीके से, ठीक। तो आफ्टर एस फेज एंड एट G2 बात वही है, ठीक। तो बाकी जो अगली वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।